morning students. Our today's topic is chapter number 4 linear equations in two variables. तो स्टूडेंट आपने अभी इन सभी को देखा होगा कि जो 8th और 7th क्लास में आपने पढ़े हैं वो उसमें एक्चुअल में क्या था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के आपने पढ़े हैं। अब आपको इस 9th क्लास में क्या आ गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ गया। 10th क्लास में क्या आ जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ जाएगा। मीन्स 1 बाई 1 स्टेप आपका थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा। अब आप स्टूडेंट देखिए ये है क्या, और इसको अच्छे से मैं आपको एक इंट्रोड्यूस कर देता हूँ पूरे चैप्टर को कि इस चैप्टर में आपको क्या गिवन होगा, किस टाइप की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी, उसकी क्या पहचान है और उसको आपको कैसे सॉल्व करना और उससे कैसे आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो इस तरह से आप सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ये आपको समझना है कि इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, इसकी एक्चुअल फॉर्म क्या है, किस फॉर्म में लिखा हो, क्या उसकी पहचान है, ये सब चीज़ें आप देखो। तो इसको मैंने एक डेफिनेशन टाइप में लिख दिया है। डेफिनेशन ये लिख दी है कि एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म, कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा सके किसमें, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए वेयर ए बी सी आर रियल नंबर होने चाहिए, ए बी सी आपके तीनों रियल नंबर हो, और एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरोज, ए और बी दोनों आपके एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए, इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए आपके ए बी क्यों नहीं जीरो होने चाहिए, इसके लिए मैं अब आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस डेफिनेशन में जो बोला गया वो आपको किस तरह से पहचानना है। अब आप ऐसे ही अगर आप देखोगे तो इसमें आपको पूरा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये डेफिनेशन से आपको इसके हम वो दिखा रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। सपोज दैट जैसे उन्होंने कहा कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपकी फॉर्म है जनरल टर्म ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की है। अब इसमें है क्या क्या, वेरिएबल आपके क्या है, x है, y है, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर कोई भी नंबर आएगा जो कि कांस्टेंट टर्म है उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। अब इसमें है क्या कि अगर आप a की जगह पे 0 कर दो, इसने कहा a एंड b आर नॉट बोथ जीरोज, तो कैसे, अगर हमने मान लीजिए a को हमने 0 लिख दिया सपोज दैट, तो यहाँ पे लिखिए 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आपका ये टर्म तो 0 ही हो गया, फिनिश खत्म हो गया, प्लस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब आपका ये लीनियर इक्वेशन ही टू वेरिएबल नहीं रहा, क्योंकि इसमें वेरिएबल आपके दो ही हैं, x और y। अब इसमें आपका वेरिएबल एक ही रह गया जो कि y है। आपका c तो कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकते हैं, अल्फ़ाबेट आ सकता है, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म है, c का मतलब कांस्टेंट टर्म। आपका वेरिएबल क्या है, y। तो अब इसमें क्या हुआ कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई है। अब अगर सपोज दैट हम b इज इक्वल टू 0 लिख दें, तो ए एक्स प्लस 0 इंटू बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब क्या हो गया, ए एक्स प्लस ये टर्म भी 0 हो गया प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इट मीन्स क्या हुआ, इसमें भी बाई खत्म हो गया, फिनिश हो गया। तो आपके पास केवल वेरिएबल कितना बचा, एक्स बच गया। अब आपके पास वेरिएबल 2 होने चाहिए, तो ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की होनी चाहिए। ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन वन वेरिएबल की हो गई, इसलिए इसने उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हमारा ए और बी का मतलब है कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट 0 नहीं होने चाहिए। c आपका टर्म 0 हो सकता है। सपोज दैट जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इट मीन्स इसमें क्या है, c जो टर्म था वो 0 है, तो c का टर्म हम नहीं लिखेंगे। मान लो हमने यहाँ लिख दिया प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म लिखो या ना लिखो, c का अगर टर्म 0 है तो ये नहीं लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है। इस कंडीशन को इसने फुलफिल किया है। इट मीन्स जो वो कह रहा है कि a और b 0 नहीं हो सकता है, लेकिन c 0 हो सकता है। कंपलसरी नहीं है कि सी होगा ही 0, में भी हो सकता है। तो लेकिन ए और बी आपके 0 नहीं हो सकते। इट मीन्स एक्स का कोफिशिएंट एंड वाई का कोफिशिएंट आपके 0 नहीं होंगे, और ये फॉर्म आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू
जीरो, इस जनरल टर्म में लिखा, ये हमारा जनरल फॉर्म है, इस फॉर्म में हमारा लिखा होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में है। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखी जा सकती है जिसमें कि ए बी सी आपके रियल नंबर्स होने चाहिए और ए और बी इज नॉट आर नॉट बोथ जीरोज, ये जीरो भी ना हो, तब हम कह सकते हैं इट इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट मैंने इसको, हमने आपको जो डेफिनेशन दी इसको पूरी तरह से समझा दिया। अब इसमें हमें कैसे सॉल्व करना है और क्या हमारी इसकी फॉर्मेट होगी वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि अब स्टूडेंट इसमें देखिएगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या क्या सॉल्व करना पड़ेगा। हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक चीज़ और भी थोड़ा सा ध्यान रखो कि हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू दिया, अगर हमें ये दे दिया जाए y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 तो भी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में है, क्योंकि इसको हम अभी चेंज करके लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, तो ये हमारा उसी फॉर्मेट में हो गया। तो ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मेट में लिखी है तो आप ये कह सकते हो कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है और ये है, तो आप इसको अदल बदल सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। केवल आपको ये देखना है, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, हमने चेंज कर दिया, इस फॉर्मेट में आ गया। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको चेंज करके लिखेंगे, अदरवाइज हम सीधी वैल्यू निकालेंगे। अब आपको इसमें देखना क्या है कि इससे सॉल्यूशन क्या निकालना और कैसे निकालना। मेन बात ये आती है कि इसमें कितने सॉल्यूशन है। अब ये हमारी जो इक्वेशंस होती है इनके हमारे बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन जितने हम चाहें उतने निकाल सकते हैं। जैसे कि कभी भी हमने x की वैल्यू रखते जा रहे हैं, y की आती जा रही, उसके करस्पॉन्डेंस वैल्यू बदलती चली जाती है। जैसे हम इसमें कभी x रखें, x इज इक्वल टू 1 रखें तो y की कुछ आएगी, x इज इक्वल टू 2 पुट कर दें तो y की दूसरी कुछ आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3 कर दें तो आपकी y की और कुछ आ जाएगी। इस तरह से, और वो सभी सॉल्यूशन सही होंगे, उनको हम सॉल्यूशंस बोलते हैं या कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, क्योंकि उनको हमें उन पॉइंट्स को हमें किस पे प्लॉट करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना, लोकेट करना, जो आपने थर्ड एक्सरसाइज में पढ़ा है, जो थर्ड चैप्टर में पढ़ा है कि आपको कोई कोऑर्डिनेट्स गिवन है और उनको आपको प्लॉट करना है ग्राफ पर। तो इसमें भी वही करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है या आपको कार्टेशियन प्लेन। इस तरह से आपको इसमें देखा गया है कि पहले आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे, आफ्टर दैट उनको प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। तो आपको इस तरह से इसमें ये काम करने हैं कि किसके कितने सॉल्यूशन हैं, क्या कितने निकालने हैं, किसका सॉल्यूशन होगा, किसका नहीं होगा, किसका यूनिक सॉल्यूशन है, किसके मैनी सॉल्यूशन है, किनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इस तरह से आपके, या किसी का नो सॉल्यूशन है, वो भी आप देखेंगे। अब आप इसमें 9th के स्टैंडर्ड से जो आप पढ़ेंगे वो मैं अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज आपको बताऊंगा। इसमें आपको देखा गया कि पहली एक्सरसाइज में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। अब इनमें वही है जो एक्सरसाइज अब जैसे आपकी बढ़ती चली जाएगी उसके हिसाब से हम आपको आगे कराते चले जाएंगे। अब जैसे एक्सरसाइज फर्स्ट में है उसमें क्वेश्चंस क्या दिए। अच्छा, दूसरा एक सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम किसी की भी वैल्यू को एज्यूम करके x और y, कभी भी हम क्या करते हैं, हमारी जितनी भी आगे की कैलकुलेशंस हैं हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इनका मोटिव क्या था और ये क्यों बनाने पड़े। जब हम किसी काल्पनिक चीज़ों पे वो बनाते हैं कि हम कोई एक एज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमने ये चीज़ इतनी ली है और ये चीज़ इतनी ली है तो उनका रेशियो जैसे होता था वैसे ही हमारा इसमें भी होता है कि x और y दो चीज़ें हमने ली तो एक डिपेंडेंट हो गया वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट हो गया। एक की वैल्यू हम आपको पुट करेंगे, दूसरे की वैल्यू अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आपकी चेंज होती चली जाएगी। तो इस तरह से हम इसमें ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ों को करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज। आप एक एक चीज़ को क्लियर समझते चले जाएंगे। तो अभी हम आपको एक्सरसाइज जैसे फर्स्ट है तो इसमें इंट्रोडक्शन में और बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम इसके साथ एक्सरसाइज फर्स्ट भी करवा देते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट में देखिएगा कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये हो जाएगी 4.1, ये आपकी डेफिनेशन है। ये आप श्योर लिखेंगे ऊपर वाली, इसको मैं साफ नहीं कर रहा हूँ। इसमें दे रखा है पहले वाले क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है और क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपका क्वेश्चन फर्स्ट ये दिया गया है 4.1 एक्सरसाइज का। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन विच राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट।
इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन लिखिएगा। तो हम क्या करेंगे, जब दो वेरिएबल लेने हैं तो हम लेट करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स, और आप पेन की कॉस्ट क्या कर लेंगे, पेन द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज इक्वल टू रुपीज़ बाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगर हम ये लिख दें x इज इक्वल टू वाई, अभी है नहीं, हमने एज्यूम करके लिख दिया। अब इसने कहा कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक तो ऑलरेडी ट्वाइस, ये डबल है। अगर हम इसको भी डबल कर दें तो ये इक्वल हो जाएगी, पेन से ये डबल है पहले से, और अब हमें करना इक्वल, तो हम इसको भी डबल कर दें, इक्वल हो गया। अब क्या हो गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या बन गई, 0। ये आपकी इक्वेशन उसने पूछी है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्मेट में आप लिखिए। यहाँ पे ये भी ठीक थी, ये भी ठीक है, आप कोई भी फॉर्मेट चाहो तो वो लिख सकते हो। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपका फिनिश हो गया। इसमें आपको इतना ही दिया गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखेंगे स्टूडेंट। इसमें देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of abc in each case। आपको हर केस में abc की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना होगा कि जो हमारी इक्वेशन गिवन है वो हमारी जनरल टर्म में गिवन है या नहीं, बिल्कुल सेम ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे, सिंपलेस्ट करेंगे, उसके बाद हम abc की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो आप, जैसे ये हमारा दिया गया तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी हो गई abc के फॉर्मेट में। तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब आप देखो a के प्लेस पे x तो x ही है, a के प्लेस पे कितना आ गया 2, b के प्लेस पे क्या आ गया 3, और c के प्लेस पे क्या आ गया माइनस 9.35 बार। ये आपकी वैल्यू आ गई, abc निकल आया। अब आप सेकंड पार्ट में देखो, ये भी अभी हमारा जनरल टर्म में बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा 5, इसके अपॉन में भी 1, इसके अपॉन में 1, तो ये हो जाएगा 5x माइनस y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो 5x माइनस y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ये 5 इससे मल्टीप्लाई करोगे, इधर भेजोगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, और 0 से 5 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0। अब आप देखें ये जनरल टर्म हो गई ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में। तो ax प्लस by और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 5, और b इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका कोफिशिएंट कितना -1, कितना है -1, और c इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 50। तो आपको abc की वैल्यू आ गई। तो सिंपल है कि आप इसको पहले चेंज करें जनरल टर्म में, और इसके बाद आप abc से कम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दें। अब देखो इसमें कुछ नहीं चेंज है, केवल इस टर्म को इधर लाना। तो -2x प्लस 3y और -6 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया हमारा उसी जनरल फॉर्मेट में ax प्लस by और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब देखना a कितना, a के प्लेस पे कितना -2, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया -2, b इज इक्वल टू कितना हो गया 3, और c इज इक्वल टू कितना हो गया -6। बस ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन कर दिए। बचे हुए भी 3-4 क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ। अब आप रिमेनिंग पार्ट भी देख लीजिए। जैसे ये आपको दिया गया 6th पार्ट में x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए इसमें टर्म हमारा c का नहीं है, आप चाहो तो +0 भी लिख सकते हो, जैसे x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, मतलब c के प्लेस पे 0 लिख सकते हो। तो ax प्लस by
और प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया 1, इसका कोफिशिएंट क्या है +1, और बी इज इक्वल टू क्या हो गया -3, और सी इज इक्वल टू कितना हो गया 0, ये आपका बन गया। ऐसे आपका ये 2x, इसको इधर लाओ, प्लस का 5y इज इक्वल टू 0, इसमें भी सी का टर्म नहीं, इट मीन्स 0 है, तो ax प्लस by और प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू हो गया 2, b इज इक्वल टू हो गया 5 और c इज इक्वल टू आपका 0, जब टर्म ही नहीं है तो 0 है। अब आप देखो इसमें जैसे 3x प्लस, अब y का टर्म नहीं, आप चाहो तो लिख सकते हो 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स अगर 0y लिखा है इट मीन्स इसका मल्टीप्लाई 0, टर्म नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हो 0y लिख लो आप 0 इंटू, तो ax प्लस by और प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 3 हो गया, b इज इक्वल टू 0 हो गया और c इज इक्वल टू 2 हो गया। देखो x से x तो ही है, a की प्लेस पे 3, b के प्लेस पे 0, c के प्लेस पे 2 आपने लिख दिया। ऐसे आप इसमें देख लो, अब y का टर्म है तो 0x प्लस y -2 इज इक्वल टू 0, तो ax जो टर्म नहीं उसमें 0x लिख दो। अब c का टर्म कांस्टेंट होता तो उसमें डायरेक्ट c, जैसे अगर नहीं है c का टर्म तो आप 0 प्लस लगा के 0 लिख दो, सिंपल। अब इसमें क्या है प्लस by और प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू कितना आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे y है, y के प्लेस इसका कोफिशिएंट कितना 1 और c इज इक्वल टू -2 लिखा हुआ है c के प्लेस पे यहाँ। ऐसे आप देखो इसको उधर ले जाओ, तो 2x इज इक्वल टू 5 लिख दिया मैंने, सिंपल, इसको चेंज करके, तो 2x प्लस 0y और प्लस 5, सॉरी इसको इधर लाएंगे तो -5 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं बस, ax प्लस by सेपरेशन है ये, इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 2, b इज इक्वल टू कितना हो गया 0, c इज इक्वल टू कितना हो गया -5। इस तरह से ये आपके सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई। a b c ax प्लस by प्लस c से कंपेयर कर दो, जो टर्म आपका मिसिंग है उसकी जगह पे 0 लिख सकते हो, उसके बाद आपको जो टर्म है उनकी आप कोफिशिएंट देख के निकाल सकते हो। आई होप कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आप इसको थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ लोगे तो आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। और ये स्टूडेंट मैंने पूरा कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, और अगली एक्सरसाइज के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के भेजेंगे, और आप इसको एक बार ज़रूर अपनी फेयर कॉपी पे करें। ओके, थैंक यू।